रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। जहां आपको बता दें कि रामनिवास रावत अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लगातार उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी और ऐसे में अब कांग्रेस को आज फिर एक और बड़ा झटका लगा है। जहां आपको बता दें कि 6 बार के विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लगातार जिस तरह से हम देख पा रहे थे, रमेश मेंदोला ने पहले ट्वीट किया था दोपहर 12 बजे, उसके बाद से ही लगातार अटकलें तेज थी कि क्या रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल होंगे या क्या बड़ा खुलासा होगा, जिसको लेकर अब ये तस्वीर भी साफ हो गई है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कल की भी सियासी घटनाक्रम के सूत्रधार रमेश मेंदोला थे। जब उन्होंने ट्वीट किया था उसके बाद अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद आज फिर उन्होंने ट्वीट किया। आज दोपहर 12 बजे संकेत देते वो नजर आए थे। उनके ट्वीट के कई सारे मायने निकाले जा रहे थे और आखिरकार वो तस्वीर भी साफ हो गई है कि रामनिवास रावत ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। यह अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है, जहां तीसरे चरण के मतदान में कुछ दिनों का ही वक्त बचा है और ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता इस समय बीजेपी के साथ आ रहे हैं। और आज कांग्रेस के 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सदस्यता ली है, जहां डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। इससे पहले कल का भी सियासी घटनाक्रम हमने दिखा। अक्षय कांति बम इंदौर से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी ने पार्टी से पहले अपना नामांकन वापस लिया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और अब ऐसे में कांग्रेस को आज फिर एक और बार बड़ा झटका। और अब आपको बताते चलते हैं कि कौन है रामनिवास रावत। श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से कांग्रेस के विधायक हैं रामनिवास रावत। अब तक 6 बार के वो विधायक रह चुके हैं और ऐसे में अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। यानी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, बड़े ओबीसी नेता भी रामनिवास रावत माने जाते हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शरद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। शरद जी, जिस तरह से हमने कल का सियासी घटनाक्रम देखा और इसके बाद आज लगातार रामनिवास रावत की हालांकि अटकलें भी तेज थी और ऐसे में रमेश मेंदोला का एक ट्वीट जो संकेत भी कहीं ना कहीं दे रहा था, आखिरकार वही तस्वीर सामने आई। बिल्कुल, देखिए रमेश मेंदोला के ट्वीट से पहले हालांकि बीएसटीवी भी इस बात की जो तस्दीक है वो पहले से कर रहा था लगातार कि रामनिवास रावत कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और वो आज सामने भी आ गया है। देखिए कुछ दिनों पहले से ही ये जो अटकलें हैं वो लगना शुरू हुई थी कि रामनिवास रावत कांग्रेस में रहकर खुश नहीं हैं और वो कोई ना कोई बड़ा फैसला बीजेपी में जाने का ले सकते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले जब पिछली 25 तारीख को प्रधानमंत्री का जब एक कार्यक्रम मुरैना में हुआ तो उस दौरान भी ये अटकलें लगाई जा रही थी कि रामनिवास रावत हो सकता है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन तब वो शामिल नहीं हुए और उसके पीछे की वजह भी ये बताई गई कि रामनिवास रावत को मनाने के लिए कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लग गए थे और सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया कि उनकी बात राहुल गांधी से भी सीधे कराई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि शायद वो मान गए हैं। और फिर उसके बाद एक तस्वीर दिग्विजय सिंह के साथ में राजगढ़ में चुनाव प्रचार करते हुए रामनिवास रावत की सामने आई थी, इसके बाद जिससे ये इन बातों को बल मिला था कि शायद रामनिवास रावत मान गए हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस में एक के बाद एक जो बड़े विकेट हैं वो गिरने का सिलसिला जारी है और ये जो सिलसिला हो रहा है वो ऐन चुनाव के वक्त में हो रहा है। इस लिहाज से ये बात बिल्कुल तय है कि कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों की जो राह है वो बहुत मुश्किल हो सकती है। देखिए 2 बातें हैं जी 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 सर, लेकिन पूरे सियासी घटनाक्रम को हमने कल भी देखा है। ऐसे में पूरे विश्लेषणात्मक ढंग से यदि इस घटनाक्रम को हम देखें तो क्या कहा जाए कि बीजेपी मजबूत होती जा रही है या कांग्रेस का संगठन इस समय कमजोर होते दिखाई दे रहा है? कांग्रेस के बड़े नेता जा रहे हैं, क्या कहा जाए संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस के? देखिए इसमें तो अब कोई दो राय रह नहीं गई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद और उनके साथ में जो विधायक आए थे उस वक्त में उनके बाद से एक कह सकते हैं कि शून्यता सी तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में हो ही गई थी। और उसके बाद रामनिवास रावत, डॉक्टर गोविंद सिंह, अशोक सिंह, यही कुछ ऐसे नाम बचे थे जो बड़े नेताओं के तौर पर गिने जाते थे
उनमें से डॉक्टर गोविंद सिंह अपना चुनाव हार गए, हालांकि वो 7 बार के लगातार से विधायक थे, लेकिन वो पिछला विधानसभा का चुनाव हार गए। अशोक सिंह हालांकि राज्यसभा जरूर गए हैं, लेकिन रामनिवास रावत के लिए ये इनका शामिल होना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं और वो विजयपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं, और उसके बावजूद अगर वो शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि बीजेपी ने कोई एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की है। क्योंकि तकनीकी तौर पर 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि जब रामनिवास रावत विधायक रहते हुए शामिल हो रहे हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि उनको दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ेगा, और फिर जब चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो अगला उनका जो स्टेप होगा या किस बात पर वो राजी हुए हैं। एक अटकल इस बात की भी लगाई गई थी सियासी गलियारों में कि उन्हें मंत्री पद भी शायद दिया जा सकता है, तो क्या ऐसा होगा, ये बातें भी देखने वाली होंगी क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं और उनका आना कई मायनों में खास है। इसके पीछे की एक वजह कृतिका ये भी समझनी होगी कि जिस मुरैना क्षेत्र से वो आते हैं, तो ग्वालियर चंबल संभाग में जिस एक लोकसभा सीट पर सबसे टफ मुकाबला इस लोकसभा चुनाव का माना जा रहा है वो मुरैना लोकसभा क्षेत्र ही है। बिल्कुल सर, चूंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात निकली है तो हमारे सहयोगी ग्वालियर से प्रहलाद भी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। प्रहलाद, जिस तरह से हम देख रहे हैं रामनिवास रावत को लेकर अटकलें तो तेज थी ही, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी भी माने जाते हैं, आखिरकार भाजपा का दामन थाम लिया है। बिल्कुल, देखिए रामनिवास रावत के विषय में अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। कांग्रेस में उनकी गहरी पकड़ थी, ओबीसी चेहरा है, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया और उनके साथ कई पदाधिकारी कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि मुरैना की जो नगर निगम की जो मेयर है शारदा सोलंकी, उन्होंने भी आज उनके साथ मुख्यमंत्री के समक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी विष्णुदत्त शर्मा के समक्ष बीजेपी का दामन थाम लिया। तो स्पष्ट है कि एक तरफ तो चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो लगातार तेज है। 7 मई को मतदान हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस को ग्वालियर चंबल अंचल में ये बड़ा झटका लगा है। निश्चित ही इससे उभरना कांग्रेस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरह से रामनिवास रावत पहले यहाँ अगर बात करें तो मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर रामनिवास रावत की खासी पकड़ कार्यकर्ताओं में है। उनका जो व्यक्तित्व है वो इस तरह का है कि उनके जो कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ है उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जहाँ पर वो शामिल हुए हैं बीजेपी में, वहां पर भी अच्छी खासी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए उमड़ी हुई है और जो नजारा है यहाँ पर स्पष्ट करता है कि रामनिवास रावत किस कद के नेता हैं ये उन्होंने बता दिया है। तो सीधे तौर पर अगर इसे देखें तो बीजेपी ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया है ग्वालियर चंबल अंचल में, उसकी एक झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। और रामनिवास रावत ने पहले ही कई बार कांग्रेस का जो संगठन है उसको लेकर कई सवाल खड़े किए थे और बार बार वो कांग्रेस संगठन पर टीका टिप्पणी भी कर रहे थे। अंततः आज उन्होंने फाइनली कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर दमखम के साथ यहाँ पर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लंबे समय से वो पार्टी से नाराज भी चल रहे थे। शरद जी भी लगातार बने हुए हैं। शरद जी, जिस तरह से चूंकि कहा जाता है ग्वालियर चंबल वो क्षेत्र जो मध्य प्रदेश की सियासत में एपी सेंटर भी कहा जाता है, सियासी केंद्र में रहता है, ऐसे में अब इसका कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा और जैसा कि मैं बता भी रहा था कृतिका कि रामनिवास रावत का बीजेपी में शामिल होना इस लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल के राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। जैसा मैंने कहा था कि जो महत्वपूर्ण सीट है या कह सकते हैं जिस सीट पर कांटे की टक्कर है वो केवल मुरैना की सीट है, क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है राजनीतिक वो दरअसल किसी लहर से ज़्यादा, जैसे आमतौर पर ये कहते हैं कि मोदी की लहर है, उस समीकरण के लिहाज से उसको देखा जाता है, लेकिन यहाँ का जो चुनाव है वो सबसे ज़्यादा जातिगत समीकरण के लिहाज से देखा जाता है। इस बार के जो दोनों प्रत्याशी हैं बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर और कांग्रेस की ओर से नीतू सिकरवार, दोनों ही जो प्रत्याशी है वो ठाकुर बैकग्राउंड से हैं और वहाँ ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की जो लड़ाई है वो सबसे ज़्यादा निर्णायक होती है। ऐसे में ठाकुर वर्सेस ठाकुर की लड़ाई में कौन सा फैक्टर निर्णायक या जीत का कारगर हो सकता है, उसकी खोज में या कह सकते हैं कि उसकी तलाश में बीजेपी थी। और रामनिवास रावत का ये कहा जाता है कि उस क्षेत्र में, क्योंकि विजयपुर तो उनका क्षेत्र है ही, वो वहीं से विधायक ही हैं, तो जो लोकसभा क्षेत्र है श्योपुर और मुरैना का
वहाँ पर एक विधानसभा तो विजयपुर हो गई जहाँ से खुद वो विधायक है, तो उस लिहाज से भी बीजेपी देख रही कि वहाँ से बीजेपी को फायदा मिलेगा। फिर इसके अलावा सबलगढ़ और श्योपुर 2 और ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर रावत वोट बैंक काफी अच्छी खासी तादाद में है। और रामनिवास रावत क्योंकि खुद भी करीब 5 से 6 बार बिल्कुल सर, इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है BSTV में आपका। पंकज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। पंकज जी, आखिरकार रामनिवास रावत को लेकर जो अटकलें तेज थी, बीजेपी में शामिल हो गए सर? देखिए, खाली रामनिवास रावत जी नहीं, मुरैना की महापौर हमारी बहन शारदा सोलंकी जी भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और कांग्रेस पार्टी के नेता, नीति और नेतृत्व सब पर सवालिया निशान है। मैं जितेंद्र पटवारी की बातें नहीं कर रहा, उनको तो कांग्रेस में कोई किसी गिनती में रखता ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान राहुल गांधी जी की और प्रियंका वाड्रा की, जो कांग्रेस के मालिक है। और कारण सिर्फ ये है कि इनके नेतृत्व और नियत दोनों में खोट है, और जिनके नेतृत्व में नियत में खोट है, कौन देगा उनको वोट? आप यदि ओबीसी का आरक्षण छीन कर अपने फेवरेट वोट बैंक को बांटना चाहो, कर्नाटक में आपने करके दिखा दिया। आप यदि देश में गरीब की और आम आदमी की संपत्ति लूटने के लिए संपत्ति कानून की तैयारी करो विरासत के नाम पर, ताकि कांग्रेस के पंजे के पास पैसा चला जाए, नेशनल राजनेता घोटा हो जाके 50 लाख लगाओ, 5 लाख की संपत्ति ले लो। आप यदि प्रधानमंत्री के रूप में आपके नेता मनमोहन सिंह जी कहें कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, आप तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करो, राम नाम, राम सेतु, राम भगवान सब कार्तिक बताओ, तो कौन आपको वोट देगा? जिस पार्टी के कृतिका जी, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस पर विश्वास नहीं, प्रत्याशियों को उस पर विश्वास नहीं है, वो जन विश्वास कैसे अर्जित करेंगे बताइए? तो मूल मुद्दा कांग्रेस के नेतृत्व और नियत का है, दोनों में खोट है। ठीक है सर, जवाब भी ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, स्वागत है आपका। जिस तरह से देख पा रहे हैं सर, कल के सियासी घटनाक्रम के बाद एक और बड़ा कांग्रेस को झटका लगा है कि 6 बार के विधायक रामनिवास रावत भी चले गए सर बीजेपी में। देखिए, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन बिल्कुल तथ्यों से बात करूंगा। मैं समझता हूँ दो फेज में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 190 सीटों पर चुनाव हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार अब की बार 400 पार का नारा लगाती रही। अब नारा लगाती रही, उनको ये 190 सीटों में दिखाई दे गया कि हम 50% से बहुत नीचे हैं। तो वो ये इतनी आपाधापी में मच गए कि उन्होंने सूरत कांड भी कर डाला, इंदौर में भी उसको 307 लगा करके बम को भाजपा ज्वाइन करा दी, और अब उनको पता है कि वो सीट जीत ही सकते की जरूरत में कांग्रेस जीतेगी वहाँ, तो रामनिवास रावत को लेकर आए। सर, यानी आपको अभी भी लगता है कि बीजेपी ज्वाइन करा रही है, आपकी पार्टी संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है? आप मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगे, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो नहीं सर, मेरे को जो पुख्ता जवाब चाहिए वो दे दीजिए ना। एक बड़ा कारण सर, आखिर पार्टी से बड़े लोग क्यों जा रहे हैं सर? मैंने बताया ना आपको, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, पूरी कानून कैसे कब्जा है। महापौर की बात करें मुरैना की, तो उसके खिलाफ भी एक रजिस्टर्ड है, उसमें उसको धमका दिया कि जेल जाने की तैयारी है, जिस तरह बम के साथ किया था महापौर के साथ कर दिया। रामनिवास रावत की कहें तो रामनिवास रावत नेता प्रतिपक्ष का पद चाहते थे, अरे पार्टी ने उनको इतना सारा दिया है, 6 बार के विधायक है, मंत्री भी रह चुके, मेरे सीनियर रहे पार्टी में, जो अरे जाना ही था तो सिंधिया जी के साथ चले जाते, तब तक आप निष्ठावान पार्टी के सिपाही थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं धन का प्रलोभन होगा, आज हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी सारे हथकंडे अपना रही है। चलिए स्वदेश जी, यानी आपने ये तो दबाव बनाने का आरोप लगा दिया। हमारे साथ स्टेट एडिटर शरद जी भी जुड़े हैं। शरद सर, ओवर टू यू। स्वदेश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि रामनिवास रावत को लेकर तो ये कहा जा रहा था कि उनकी बातचीत राहुल गांधी से हो चुकी है, वो मान गए हैं, दिग्विजय सिंह जी के साथ वो प्रचार में दिखे भी इन अटकलों के बाद। और देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि आज ही राहुल गांधी उसी इलाके में है, मुश्किल से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी है मुरैना से भिंड की, और उसी दौरान में ये सब कुछ हो जा रहा है। शरद जी, कितने भी नैरेटिव सेट कर लें, कल एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, अगर आपने ना देखी हो तो मैं आपको शेयर कर दूं। उस पर रावत समाज के लोगों ने क्या लिखा था कि रामनिवास जी, आप जो फैसला ले रहे हो, आपको हमने समर्थन इसलिए दिया कि अब किसान है और हम त्रस्त हैं भाजपा से, इसलिए आप कांग्रेस में थे, आपको हमने जिताया चुनाव। पिछला चुनाव जरूर आप हार गए थे, लेकिन ये वाला चुनाव हमने आपको किसानों का समर्थन इसीलिए दिया था। अगर आप भाजपा में जा रहे हो तो आप देख लेना, आप मैदान में आ जाना, आपको वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, लगातार भाजपा सरकार से
पे नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज है। इसीलिए भाजपा इन सब में लगी हुई है कि कैसे भी करके एक नैरेटिव सेट हो जाए, एक हमारा सिस्टम ऐसा हो जाए कि लोग हवा बन जाए, ताकि हम 400 पार की जो बात कर रहे हैं तो कम से कम बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाए। स्वदेश जी मेरी एक बात तो सुनिए ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको आपका जो कुनबा है उसको भी संभालने की तो कुछ जिम्मेदारी होगी ना भाई। आप ये कहते रहे कि सिंधिया जी को कुछ नहीं मिला। भाई सिंधिया जी तो पहले राज्यसभा भी गए, फिर मंत्री भी बने, अब वो लोकसभा में भी लड़ रहे हैं, और अब उसके बाद भी जो कुछ होगा वो देखने में आएगा। तो आप लोग लगातार ये कहते रहो कि वो साइड लाइन हो जाएंगे, लेकिन आपको अपना कुनबा संभालने की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। सारा शरद जी, राजनीति सुचिता की अगर की जाए तो विचारधारा से होती है, और विचारधारा से जो व्यक्ति जुड़ा रहता है। और ताले की बात करें तो ताला तो चोर के लिए लगाया जाता है, डकैत के लिए तो ही लगाया जाता। वो गन पॉइंट पे लेकर के किसी को भी अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेंगे, लेकिन परिणाम तो जनता देती है। जमहूरियत में जनता ही भगवान होती है। भगवान का फैसला ये है कि आने वाला चुनाव 4 तारीख को तय हो जाएगा जून को, कि माननीय मोदी जी कहाँ पर खड़े थे और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस कहाँ पर है। पंकज जी, मैं आपसे भी एक सवाल जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि रामनिवास रावत के आने के बाद में मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट का जो चुनाव है उसमें आपकी स्थिति और कुछ मजबूत होगी? ऐसा आप क्या इस उद्देश्य के साथ में उनको लाया गया है? देखिए शरद जी, निश्चित तौर पर रावत जी उस ग्वालियर चंबल में मीना रावत समाज के ओबीसी वर्ग के एक बड़े राजनेता हैं, और उनका दीर्घकालिक संसदीय अनुभव 6 बार की विधायक है रामनिवास रावत जी। और इस मतभेद सरकार में कांग्रेस के मंत्री भी रहे, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो छोटे कद के राजनेता नहीं रावत जी। और यदि कांग्रेस पार्टी किसी गलतफहमी में है कि रावत जी चुनाव लड़ेंगे, हरा लेंगे, तो ये किसी को चुनाव नहीं हरा पाया। 28 सीटों को चुनाव में खुद हार गए थे, 8 सीटें मिली इनको, फिर तब भी जीत का दावा करते थे कि हमने 15 महीने बहुत झंडे गाड़ दिए। ये वही पार्टी जो अखिलेश यादव जी ने कहा था ये चिरकुट पार्टी, धोखेबाज पार्टी है, ऐसा अखिलेश यादव जी ने कहा। मैं उनके शब्द दोहरा रहा हूँ। ये वही पार्टी है जो हमेशा लोगों के साथ ठगी करती आई। कौन सा इन्होंने वादा पूरा किया? देश को बांट दिया, आप समाज को बांटने की बातचीत करते हैं। हमने ठीक सवाल खड़ा किया कि जिस पार्टी के लिए निजाम, सुल्तान और नवाब सर्वोपरि हो, जिसको अकबर और औरंगजेब मान लगते हो, हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए तो महाराणा प्रताप और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। इस सोच का अंतर है। और कांग्रेस की विचार और विचारधारा, नेतृत्व तो नियत सब में खोट है, और उसी का परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल और मेरा, एक सप्लीमेंट्री है। ये भी कहा जा रहा है कि रामनिवास रावत जी इसलिए आए हैं क्योंकि अब क्योंकि उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा, अब तो फिर वो चुनाव लड़ेंगे, और उनको मंत्री भी बनाए जाने की बातें की जा रही हैं। तो क्या ऐसा इस तरीके से कुछ स्वागत होगा? कुछ पृष्ठभूमि आप अगर बता सकें। देखिए शरद जी, मंत्रिमंडल का गठन राज्य के स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री का और केंद्र के स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का होता है, और किसको मंत्री बनाना नहीं बनाना है वो संगठन से विमर्श करके तय करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे संगठन से चर्चा करके। अच्छा, नहीं, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि ये कहा जाता है कि वहाँ जो लोकसभा क्षेत्र है श्योपुर और मुरैना का, वहाँ पर ये जो चुनाव है वो नीटू वर्सेस शिवमंगल सिंह तोमर जो हो रहा था वो बहुत टफ हो गया था। तो कहीं बीजेपी को ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कहीं ये सीट जो है हाथ से निकल ना जाए, इसलिए रामनिवास रावत को ऐसे वक्त में आप लेकर आए जब बस चुनाव अब 7 तारीख को वहाँ चुनाव होना ही है वहाँ पे? देखिए, रामनिवास रावत जी ने कितनी बड़ी बात बोली कि कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान नहीं मिलता, वो बड़ा मुद्दा है। और बाकी जहाँ तक टफ फाइट का विषय शरद जी, तो विधानसभा चुनाव में कहा जाता है बहुत क्लोज फाइट है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, कांटे की टक्कर है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस पार्टी 66 पे जीती थी, घटकर 64 हो गई, और भारतीय जनता पार्टी 163 पर है। ये स्थिति है। तो ऐसे ही अभी भी होगा। ये कांग्रेस के लोग सिर्फ स्टूडियो बैठ के हवा बना देते हैं, पत्रकारों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि बहुत टफ फाइट है, फलाने जीत रहे हैं, यहाँ जीत रहे हैं, वहाँ जीत रहे हैं। ये कहीं नहीं जीतेंगे, छिंदवाड़ा भी हारेंगे, 29 की 29 हारेंगे मध्य प्रदेश में। देश में मोदी जी की गारंटी पर जन विश्वास है। अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार। ठीक है, अब ये देखना होगा कि आखिरकार कितना इसका जो असर है वो वहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन निश्चित तौर पर कृतिका ये बात कही जा सकती है कि ये जो रामनिवास रावत शामिल हुए हैं बीजेपी में, उसका एक बड़ा असर इस बार का जो लोकसभा का चुनाव वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि 2 से 3 ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ पर उनका अच्छा खासा जो असर है वो हम कह सकते हैं, और सिटिंग एमएलए भी हैं। बड़ी बात यह है, कल ही जो अक्षय कांति बम है वो शामिल हो गए थे, वो प्रत्याशी थे। आज जो शामिल हो रहे हैं वो विधायक हैं।
तो निश्चित ही कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल शरद जी, 4 जून को ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी रामनिवास रावत का पहुंचना कितना उचित होता है, कितना लाभकारी होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा के लिए। पंकज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।